गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम लोग पूरी एक सीरीज रन कर रहे हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर को लेकर, और बहुत रेलेवेंट होने वाली है ऐसे बच्चों के लिए जो यूपीएससी 2025 या 26 को टारगेट कर रहे हैं। ये इस सीरीज का 4th वीडियो है, 4th ऑफ 2024। आप समझिएगा ध्यान से। अभी आईयूसीएन की एक रिपोर्ट आई, कुछ दिनों पुरानी बात है। आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने कहा कि यूनेस्को के कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें कुछ ग्लेशियर्स हैं। इनमें से कुछ ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो बहुत तेजी से मेल्टिंग हो रही है। ग्लेशियर की बहुत तेजी से क्या हो रही है, मेल्टिंग, यानी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और ये भी संभव है कि वो कुछ दिन में क्या हो जाए, एक्सटेंट हो जाए, गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए। ऐसी ही ग्लेशियर का नाम बताया कुंभू ग्लेशियर। ये हिमालयन रीजन में है कुंभू ग्लेशियर, ठीक बात है। तो पहला क्वेश्चन तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली बन जाता है, जैसे कुंभू ग्लेशियर की लोकेशन और इसकी ज्योग्राफिकल अन्य चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। कोई रिवर निकलती है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आईयूसीएन ने कहा जिस रेट से इमिशन हो रहा है, अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी ही तेजी से बढ़ती रही तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। हम बहुत सारा क्रायोस्फीयर या ग्लेशियर्स धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, खोते जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1, क्रायोस्फीयर है क्या, ठीक बात है। दूसरा, मेल्टिंग क्यों हो रही है, ठीक बात है। अगली बार, अगर मेल्ट हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक बात है। इम्पैक्ट को रोकने के लिए हमारी प्रिपेयरनेस कितनी है, हम कितने तैयार हैं। एंड द लास्ट, इसका मतलब यहाँ पे सारी स्कीम्स, एफर्ट्स, ये सब भी पूछे जाएंगे, ठीक बात है। और देखिए ये जो इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया कि हम कितने रेडी हैं, इसका असेसमेंट क्या होगा। इतनी सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। अभी एक एक करके हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्रायोस्फीयर है क्या, ये ग्लेशियर्स हैं क्या। आपको पता होगा ना कि बर्फ, बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ ही को ग्लेशियर कहते हैं आम भाषा में। बट ग्लेशियर और क्रायोस्फीयर में अंतर क्या है कि ऐसी आइस की सीट्स या ऐसा जमाव जो साल के ज्यादातर समय जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता हो। देखिए द एरिया ऑफ स्नो और आइस विच आर सब्जेक्ट टू द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी साल के ज्यादातर समय में किसी पर्टिकुलर रीजन का बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता हो, तो इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, क्रायोस्फीयर, ठीक बात है। जैसे देखिए ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, आइस कैप्स, ग्लेशियर, एल्प्स, हिमालय, परमाफ्रॉस्ट, साइबेरियन। परमाफ्रॉस्ट क्या, स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है कि अगर कोई 2 साल तक आइस का फ्रोजन एरिया है, इसके नीचे इसके बीनीथ सॉइल है, कुछ वेजिटेशन है और इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है, तो अगर 2 साल तक ऐसा है तो इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, परमाफ्रॉस्ट। परमानेंट फ्रॉस्टिंग हो रखी है, परमानेंट फ्रोजन है ग्राउंड, क्लियर है। इसके अलावा कोई और ओशियन का पार्ट जो बर्फ से जमा हुआ है, वो भी किसका पार्ट है, क्रायोस्फीयर का पार्ट है। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि क्रायोस्फीयर क्या है, आप समझ गए, साल के ज्यादातर समय क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है। परमाफ्रॉस्ट क्या है, 2 साल तक बर्फ जमी हुई है और नीचे वेजिटेशन है, सॉइल है, तो ये सब क्या है, परमाफ्रॉस्ट है। साइबेरिया इसका एग्जाम्पल है। आखिर क्रायोस्फीयर का हमारे लिए रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोस्फीयर, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहला जो है, लास्ट क्लास में भी हम लोग ने इसको खूब डिस्कशन किया था, सोलर रेडिएशन के बारे में डिस्कशन किया था ना, कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है इसके हीट बजट मेंटेन होने के कारण, और इसमें बहुत बड़ा रोल है रिफ्लेक्शन का, एल्बिडो का। हम लोग ने ये भी डिस्कशन किया था कि अर्थ पर जो सबसे ज्यादा एल्बिडो है वो किसका है, स्नो का है, और वो भी फ्रेश स्नो का है। तो जितना बड़ा क्रायोस्फीयर है उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है सन का या सन की हीट का, ठीक बात है। तो देखिए स्नो एंड आइस, आइस हैविंग द हाईएस्ट एल्बिडो, इट रिफ्लेक्ट हीट फ्रॉम द सन, ठीक बात है। हीट बजट पढ़िएगा यहाँ आपकी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जितना ज्यादा ये मेल्टिंग होगा उतना ज्यादा एल्बिडो या जो रिफ्लेक्शन है वो रिड्यूस होता रहेगा,
और जितना एल्बिडो कम होता जाएगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, एक पॉइंट। और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी या पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, स्नो और आइस मेल्ट होगी, तो ओशन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ओशन का लेवल बढ़ने से एक सबसे बड़ा जो सबसे तुरंत नुकसान होगा, वो जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें जो वाटर का लेवल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। जो आसपास के एरिया हैं वो क्या होने लगेंगे, मर्ज होने लगेंगे। अब मर्ज होंगे तो कहीं खिसक के बाहर जाएंगे। अब ऐसे समझिए कि अगर कोई आइलैंड मर्ज हो जाए तो वहाँ रहने वाले लोग अगल बगल के एरिया में शिफ्ट होंगे। जिस एरिया में शिफ्ट होंगे वहाँ पे दबाव बढ़ेगा, पॉपुलेशन का दबाव बढ़ेगा, रिसोर्सेस पे दबाव बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में वहाँ वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी या कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी। ठीक है, तो एक चीज के कई इंपैक्ट निकल कर आएंगे। तो फाइनली हम समझ चुके हैं ग्लेशियर क्या है, स्नो कवर्ड माउंटेन। ठीक बात है, इस ग्लेशियर। और जो ग्लेशियर आपको पता है कि हमारे यहाँ जो फ्रेश वाटर है वो उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, ग्लेशियर है। तो क्या ग्लेशियर एंड हाई स्नो कवर्ड माउंटेन सप्लाई फ्रेश वाटर टू द मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये गड़बड़ होने लगेंगे, ये पिघलने लगेंगे, तो ये जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है डिस्टर्ब होने लगेगी। और जो अगला वाला वॉर होगा वो किस चीज के लिए होने लगेगा, वो वाटर के लिए होगा। हम लोग पानी की लड़ाइयाँ लड़ने लगेंगे, फिर अशांति पैदा होने लगेगी। और कुछ अब बातें देखिए, सबसे पॉइंट हीट मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाटर रिसोर्सेज है, और तीसरा पॉइंट समझिए, जैसे एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है, किसी को पता हो तो मुझे बताना इसका कलर क्या होता है। नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन इसका कलर होता है रेड, सॉरी ऑरेंज होता है, राइट। वैसे ही अर्थ के जो ये ग्लेशियर्स है ये अर्थ के ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती हैं। ठीक बात है, कैसे काम करती हैं देखिए समझिए। मान लीजिए कि कोई आइस सीट है, जब ये आइस डिपॉजिट हो रही है तो इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ जो पॉलन है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं या एयर में और भी चीजें हैं वो भी इसके साथ डिपॉजिट्स होंगी। अगले बार इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, तो धीरे 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 जो एक वर्टिकल आइस कॉलम बनता है, ये इसके जो कलर्स बनेंगे, इसमें जो डिपोजिशन मिलेंगे, ये पूरी क्लाइमेट हिस्ट्री को बता देंगे कि किस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लैक बॉक्स। तो जितना भी ग्लेशियर है हमारे यहाँ वो अर्थ का ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। ठीक बात है, ये हमें फ्यूचर में बताएगा, पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि किस पर्टिकुलर टाइम में क्लाइमेट की क्या सिचुएशन रही है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं वेबसाइट पे, आपको मिल जाएगा। देखिए, द आइस लेयर्स होल्ड एयर मॉलिक्यूल, ग्रीन हाउस गैसेस, एरोसोल्स, डस्ट, एस, पॉलन, सी सॉल्ट ऑफ द टाइम। जिस समय बर्फ का डिपोजिशन हुआ है उस समय की वो सारी चीजें उस बर्फ में मौजूद हैं, और हमें पता लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कितना एरोसोल था, किस टाइप का एरोसोल था। इससे हम पूरी क्लाइमेट हिस्ट्री को पता कर सकते हैं, राइट। देखिए एक एग्जाम्पल, इस इमेज को देखिए, इसमें कलर वेरिएशन दिख रहा है। यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहे होंगे तभी इसका कलर ऐसा हो गया, यहाँ पे कुछ कम रहे होंगे। तो ये पूरी क्लाइमेट हिस्ट्री को बताता है, लगभग 100 साल की हिस्ट्री को ये क्लियर करते हैं। ठीक बात है, एक क्लियर 100 साल की हिस्ट्री बता रही है हमें कि इन 100 सालों में कैसा गुजरा है। ठीक बात, तो ये रहा रोल ऑफ क्रायोस्फीयर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो सी लेवल मेंटेन है, फ्रेश वाटर सप्लाई कर रहा है, क्लाइमेट हिस्ट्री को बता रहा है, और एल्बिडो मैनेजमेंट कर रहा है। ये चार हो गए कि हमारे लिए क्रायोस्फीयर का रोल क्या है। अब अगर ये डिसअपियर हो रहे हैं और डिसअपियर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, सबसे बड़ी बात होगी पानी का झगड़ा। 10 दिन पानी मत पीजिए, झगड़ा करने की नौबत आ जाएगी। तो फ्रेश वाटर की जो केवल अच्छी सप्लाई है वो कहाँ से, ग्लेशियर वाटर से, उसी से नदियों में पानी आता है। उत्तर भारत में देखें तो गंगा, यमुना, जितनी बड़ी नदियां हैं जिनसे हम वाटर सप्लाई करते हैं, वो सारा पानी कहाँ से आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है। तो जो पानी की कमी आएगी और वाटर वॉर बिटवीन नेशंस होने लगेंगे, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरा, ग्लेशियर पिघल कर मेल्ट होकर कहाँ पहुंचेंगे, ओशंस में पहुंचेंगे। जैसे ही ओशन में पहुंचेंगे तो वहां दूसरा सबसे बड़ा क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज है वो डूबना शुरू हो जाएंगे। ऐसे समझिए मालदीव सी लेवल से कुछ ही मीटर ऊपर है, आप कुर्सी पे पैर लटका कर बैठते हैं उतना ही नीचे समुद्र बह रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, राइट, पूरा पूरा सबमर्ज होने लगेगा।
अब जब सबमर्ज होगा, पीछे भी डिस्कस किया, तो ये लोग यहाँ से रिलोकेट होंगे, जब रिलोकेट होंगे तो दूसरी जगह पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ वाले रहने देंगे नहीं। जब बिहारियों को मराठी नहीं रहने दे रहे हैं, दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत वालों को नहीं रहने दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले दिल्ली में नहीं रह सकते हैं, तो हम किसी और को क्यों रहने देंगे? तो ये झगड़ा बढ़ेगा, और ये झगड़ा बढ़ेगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा। तो एक डिस्ट्रेस माइग्रेशन देखेंगे, और एक डिस्टर्ब सिचुएशन देखेंगे। और एक और जो सबसे बड़ा पॉइंट है, देखिए जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन्हें हम नाम दे रहे हैं SIDS, ठीक बात है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, वहां पे ये नाम दिया गया था SIDS, ठीक बात है। एक लिस्ट बना लीजिएगा, इसमें इस PDF में भी एक मैंने बनाया हुआ कि किस कॉन्टिनेंट में कितने SIDS हैं। आप भी देखिएगा, जैसे एशिया में देख लीजिएगा कितने कॉन्टिनेंट है, भारत के कौन कौन से आइलैंड है जो SIDS में आते हैं। तो जितने भी SIDS है वो क्या होंगे? डूबने लगेंगे, और जैसे ही डूबना शुरू होंगे वैसे ही प्रॉब्लम होनी स्टार्ट। इसके बाद जो वेदर पैटर्न है, इसमें बहुत मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। जैसे आपको पता है इंडिया मॉनसून बेस्ड कंट्री है, हमारा पूरा एग्रीकल्चर, पूरा वेजिटेशन मॉनसून बेस्ड है। अगर मॉनसून का पैटर्न ही डिस्टर्ब हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो हमारे लिए समस्या बढ़ने लगेगी, ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो फाइनली आपने समझा ना कि क्रायोस्फीयर क्या है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रोल क्या है, अगर खत्म होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप इसमें एक चीज जरूर तैयार करिएगा, उन सारे एफर्ट्स को डिस्कस करिए जो ग्लोबली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है ग्लेशियर्स को बचाने के लिए, ठीक बात है। ऐसी सारी स्कीम्स को यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक और अभी हम लोग ने बात करी SIDS के बारे में, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। अब स्मॉल आइलैंड समुद्र में बहुत दूर छोटे छोटे, जिनका जो अल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, समुद्र लेवल के लगभग बराबर है। तो जैसे ही कुछ क्लाइमेट चेंज होगा वैसे ही सबमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे आइलैंड को हम क्या नाम दे रहे हैं? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो देखिए SIDS आर द आइलैंड दैट आर रिलेटिवली रिमोट, vulnerable to the environmental challenges such as climate change। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली पूछा जा सकता है, ये SIDS कब से कॉन्सेप्ट शुरू किया? देखिए SIDS वर रिकॉग्नाइज्ड इन 1992 अर्थ समिट, ठीक बात है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस समिट में हमने SIDS को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। 2005 में यूनेस्को ने SIDS को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया, ताकि SIDS में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, उनको मैनेज किया जा सके, क्लाइमेट को कंजर्व किया जा सके, या ऐसे सारे बचाव के उपाय किए जा सके। इसको देखिए मैं आपको टोटल 50 SIDS मार्क किए गए हैं अब तक, 58 सॉरी। इसमें से आप देखिए तो इंडियन ओशन में कितने हैं? 4। एक कर लीजिएगा, अगर हम कहें आपसे कि प्रीलिम्स के हिसाब से बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा SIDS किस एरिया में है, किस रीजन में, किस कॉन्टिनेंट में है, तो ऐसा बना लीजिएगा। तो अभी तो मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा कैरेबियन में है, ठीक बात है, उसके बाद पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक और इंडियन ओशन में 4-4 हैं। अच्छा, यहाँ ये भी समझने वाली बात है, जितने भी SIDS हैं उनमें से ज़्यादा कोरल आइलैंड है, ठीक है। आप अपने लिए पढ़िएगा कि कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं। जैसे हम देखें एग्जाम्पल, अच्छा कोरल आइलैंड आपको पता है कि बहुत शैलो एटॉल्स के बने होंगे, ठीक बात है। जैसे इंडिया में देख लीजिए लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो कैसा है? कोरल है, और ये बहुत वल्नरेबल है, थोड़ा सा भी पानी का लेवल बढ़ेगा तो इनका डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट छोटा सा टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस, इसको एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में, तो यार ऐसे समझो, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हम नेट जीरो कर लेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी से इतना पैदा करेंगे, हम क्लाइमेट से लड़ेंगे। पैसे कहाँ से लाओगे? पेड़ भी लगाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो हर वो उपाय गवर्नमेंट करेगी जिससे वो क्लाइमेट के लिए क्या कर सके? फंड इकट्ठा कर सके। ऐसे समझा जाए कि हम कितना फंड लेकर आएंगे आम जनता से, या हम इसको बोलते हैं इंटरनल बोरिंग, देश के अंदर से, ठीक बात है। कितना एक्सटर्नल बोरिंग करेंगे,
देश के बाहर से लेकर आएंगे, कितना पैसा हम किसी यूएन बॉडी से अरेंज कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म कर सकते हैं जिनसे हम पैसा अरेंज कर सकते हैं उन एफर्ट्स के लिए जो क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए यूज हो। तो इसे ही हम नाम क्या दे रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, राइट। इसमें और कुछ भी नहीं है, इसी की सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा आपको। छोटे छोटे वीडियो हैं, देखते चलिए, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, जो मेंस का क्वेश्चन है उसको लिखते चलिए, ये काफी बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए।